चैनल लर्निंग विद प्राची और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब ये जो बच्चे हैं CWSN के जो बच्चे हैं इनको दिव्यांग बच्चे कहा गया है और CWSN में भी दो कैटेगरीज होती है, या तो वो बच्चे किसी तरीके की डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं या तो वो बच्चे किसी तरीके के डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। डिसेबिलिटी में बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, बच्चे को चलने में दिक्कत होती हो, पैर खराब हो, हाथ खराब हो, दिखाई नहीं देता हो, सुनाई नहीं देता हो। मेंटल डिसेबिलिटीज हो सकती है, यानी ब्रेन से रिलेटेड डिसेबिलिटीज हो सकती है जिसमें उसको रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग में दिक्कत होती हो, राइट, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में दिक्कत होती हो, तो ये सारी हो जाती हैं डिसेबिलिटीज। और डिसऑर्डर जो है वो मेनली ब्रेन से रिलेटेड होता है, राइट। तो CWSN में भी दो कैटेगरीज आ जाती है, वो बच्चे या तो किसी तरीके की डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं या तो वो बच्चे जो किसी तरीके के डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में क्या है, हमारे स्पोर्ट्स हैं, और CWSN में क्या है, वो बच्चे जो किसी तरीके के डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि स्पोर्ट्स को हम किस तरीके से डिजाइन करें, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स को हम किस तरीके से डिजाइन करें ताकि ये जो बच्चे हैं CWSN के जो बच्चे हैं वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके, उनको भी एक तरीके से एनकरेजमेंट मिले स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का, right? So what are the topics we are going to cover according to the latest syllabus, that is 2022-2023, that is concept of disability and disorder. तो mainly इस चैप्टर में हम डिसेबिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे कि डिसेबिलिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं। डिसऑर्डर का सिर्फ आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। Types of disability and its causes, aims and objectives of adaptive physical education and role of various professionals for children with special needs, जिसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के प्रोफेशनल्स होते हैं जो इन बच्चों को मदद करते हैं एंड एनकरेज करते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का और उनकी जो हेल्थ है उनको बेटर करने का, राइट। तो व्हाट इज डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी को हम बोल सकते हैं किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट, लिमिटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन, राइट। अगर किसी बच्चे का पैर खराब है या हाथ खराब है या सुनाई नहीं देता है या वो ढंग से पढ़ लिख नहीं सकता, तो उसकी जो मूवमेंट है और उसकी जो लाइफस्टाइल है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, राइट। एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे चल फिर सकता है, जो बच्चा है जिसका पैर खराब है या हाथ खराब है वो उतनी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, राइट। एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे पढ़ सकता है, लिख सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, अगर एक बच्चा वैसा नहीं कर पाए तो उसकी लाइफस्टाइल जो है वो हिंडर होती है, राइट। तो डिसेबिलिटी को हम बोल सकते हैं किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट, लिमिटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन। अब डिसेबिलिटी जो होती है वो भी बहुत सारे टाइप की होती है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता ठीक से और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता, राइट। मेंटल डिसेबिलिटी जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है। फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब हाथ पैर खराब हो सकते हैं। सेंसरी मतलब सेंसेस से जुड़ी डिसेबिलिटी हो सकती है, नोज से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड, राइट, टंग से रिलेटेड। तो ये सारी क्या हो गई? सेंसरी डिसेबिलिटी हो गई। इंटेलेक्चुअल यानी इंटेलेक्ट यानी इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिसेबिलिटी हो गई, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग जो है वो बच्चा नहीं दे सकता। तो डिसेबिलिटी क्या है? किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट, लिमिटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन, और ये भी बहुत सारे टाइप की होती है जैसे कॉग्निटिव, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल या फिर इनमें से किसी कॉम्बिनेशन की भी हो सकती है। सो इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स कैपेसिटी टू कम्युनिकेट, इंटरैक्ट विद अदर्स, लर्न एंड गेट अबाउट इंडिपेंडेंटली, यानी व्यक्ति खुद से इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता और व्यक्ति की या बच्चे की जो कैपेसिटी है कम्युनिकेट करने की, दूसरों से बातें करने की, वो भी लिमिट हो जाती है। बेसिकली डिसेबिलिटी जो होती है वो बर्थ से ही होती है और परमानेंट होती है। से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति का हाथ किसी एक्सीडेंट में चला गया या पैर चला गया या आई का विजन चला गया तो ये यूजुअली परमानेंट होता है, राइट। इसको ठीक नहीं करा जा सकता, इसीलिए डिसेबिलिटी जो होती है वो परमानेंट होती है। अब आपके सिलेबस में मेनली 3 टाइप की डिसेबिलिटी है, दैट इज कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल। अब याद मैं आपको करवा रही हूँ, बहुत इतना सा ही आप याद करना, ज़्यादा याद करोगे तो भूल जाओगे। कॉग्निटिव में आप याद रखोगे ये उस तरीके की डिसेबिलिटी जहाँ पे जो व्यक्ति है वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या जब इसको इन्फॉर्मेशन दो
तो ये उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, राइट। तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, प्रोसेसिंग की डिसेबिलिटी हो गई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। सेकंड होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको आप इंटेलेक्ट यानी इंटेलिजेंस देखेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट में प्रॉब्लम आती है। रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की डिसेबिलिटी हो गई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एंड फिजिकल डिसेबिलिटी जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, अपर बॉडी पार्ट खराब हो सकता है, लोअर बॉडी पार्ट खराब हो सकता है, या फिर सेंसेस जो है उनकी वर्किंग में दिक्कत होती हो, आईज, ईयर्स, नोज ठीक से काम नहीं करते हो, तो वो हो जाएगी फिजिकल डिसेबिलिटी। तो याद कैसे रखोगे? कॉग्निटिव इज रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, प्रोसेसिंग, इंटेलेक्चुअल, जजमेंट, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड फिजिकल इज विथ बॉडी पार्ट्स। तो हमारी पहली डिसेबिलिटी है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा, अगर किसी बच्चे को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, प्रोसेसिंग में दिक्कत आती है तो उसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है। It affects individuals' ability to read, speak and write and to store, process and produce information, right? अब ये जो cognitive disability होती है इनविजिबल डिसेबिलिटी कहलाती है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को फिजिकल डिसेबिलिटी हो, हाथ खराब हो या पैर खराब हो, तो हम देख के बता सकते हैं कि इसको फिजिकल डिसेबिलिटी है। लेकिन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, किसी को देख के हम ये नहीं बता सकते कि इसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, इसीलिए ये इनविजिबल डिसेबिलिटी कहलाती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं बेसिकली 3 होते हैं। पहला होता है मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी मतलब याद रखना। तो जो बच्चे को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है वो चीज़ों को जल्दी से भूल जाता है, उसको जो भी कहा, उसने जो भी सुना, उसने जो भी देखा, वो जल्दी से उसको भूल जाता है, तो उसको मेमोरी डिसऑर्डर होता है। दूसरा हाइपर एक्टिविटी। हाइपर यानी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जल्दी जल्दी जंप करना, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा एक जगह नहीं लगा के रख सकना, तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। एंड डिसलेक्सिया का मतलब क्या है? उसको राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में दिक्कत होती है जैसे कि हमने तारे ज़मी पर मूवी में देखा है, जो दर्शील होता है उसे डिसलेक्सिया होता है, राइट। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को आप याद कैसे रखोगे? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में बच्चे को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और जब उसको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है तो उसको स्टोर करने में, प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। उसके 3 सिम्टम होते हैं। पहला होता है मेमोरी डिसऑर्डर, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, वो जल्दी से भूल जाता है। दूसरा हाइपर एक्टिविटी होती है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जंप करता है, कॉन्सेंट्रेशन की कमी होती है। एंड तीसरा डिसलेक्सिया होता है, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में दिक्कत होती है। दूसरी हमारी डिसेबिलिटी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो जैसा कि हमने बात करी कि इंटेलेक्चुअल यानी इंटेलिजेंस से आपको याद रखना है कि इंटेलिजेंट जब पर्सन होता है तो वो रीजनिंग कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, राइट, जजमेंट कर सकता है सही गलत में। लेकिन जो बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो जजमेंट ठीक से नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ढंग से सॉल्व नहीं कर सकता और उसको रीजनिंग में दिक्कत होती है। जैसे कि हमें मैथ्स की प्रॉब्लम में प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी रहती है, राइट। जैसे कि सिंपल अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आप जजमेंट बिठाते हो कि गाड़ी पास में, दूर में, उसके बेसिस पे आप क्रॉस करते हो। तो बहुत सारे बच्चों के गेम्स आते हैं, क्यूब शेप में आता है जिसमें कलर्स एक्साइट करने रहते हैं, राइट। दैट इज व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग या जजमेंट, राइट। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो बच्चा पीड़ित होता है उसको जजमेंट में प्रॉब्लम आती है, रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है एंड इसमें अडेप्टिव बिहेवियर की भी प्रॉब्लम आती है, यानी वो ठीक से दूसरों के साथ बिहेव नहीं कर पाता है, उसकी सोशल स्किल्स कमज़ोर होती है और उसके इमोशंस भी वो ठीक से बता नहीं पाता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो बच्चा पीड़ित होता है उसको रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडेप्टिव बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है। वो ठीक से अपने थॉट्स को, अपनी बातों को प्रोसेस नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लर्न नहीं कर सकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट नहीं कर सकता और उसको सोशल प्रॉब्लम्स भी आती है, वो ठीक से अपने इमोशंस को बता नहीं सकता। एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो बिफोर द एज ऑफ 18 से हमको दिखने लगती है या होती है, राइट। फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी तो बहुत सिंपल है। फिजिकल यानी बॉडी से रिलेटेड, चाहे वो अपर बॉडी हो या लोअर बॉडी हो, और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, या तो बच्चे का अपर बॉडी पार्ट खराब है या लोअर बॉडी पार्ट खराब है, या फिर बच्चे के जो सेंसेस से उससे जुड़ी डिसेबिलिटी है। सेंसेस से जुड़ी डिसेबिलिटी मतलब स्मेल, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, इससे जुड़ी डिसेबिलिटी है, राइट। तो फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या होता है? लिमिटेशन ऑन एन इंडिविजुअल्स फिजिकल फंक्शनिंग या फिर मोबिलिटी। जैसे पैर खराब है तो उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, राइट। अगर उसे दिखाई नहीं देता है तो उसकी जो
मूवमेंट्स है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, या उसकी डे टू डे फंक्शनिंग जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। और फिजिकल डिसेबिलिटी में भी दो पार्ट्स आते हैं, मोटर डेफिशिएंसी, मोटर यानी बोन से रिलेटेड जो हम मूवमेंट करते हैं वो, यानी कि बॉडी मूवमेंट, तो अपर बॉडी पार्ट या लोअर बॉडी पार्ट में भी उसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी वो फिजिकल डिसेबिलिटी है। और सेंसरी इम्पेयरमेंट का मतलब है अगर सेंसेस से जुड़ी अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी फिजिकल डिसेबिलिटी में आती है। नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी। तो कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेसिक है, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे जेनेटिक्स है, पेरेंट्स से बच्चों में आ गई, एक्सीडेंट के कारण, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण, पुअर एनवायरनमेंट के कारण, लैक ऑफ सैनिटेशन के कारण, वॉर्स के कारण, एक्सीडेंट्स के कारण, इम्यूनाइजेशन की कमी के कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं डिसेबिलिटी के, जैसे कि जेनेटिक्स, पेरेंट्स से बच्चों में आ गई तो डिसेबिलिटी हो सकती है। पावर्टी यानी सैनिटेशन नहीं है ठीक से, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है, तो भी डिसेबिलिटी हो सकती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनके कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट के कारण। तो हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट में किसी का हाथ चले गया, पैर चले गया, राइट, तो डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है। इन्फेक्शनस डिसीजेस के कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बच्चे को टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती है, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू जब वो टीनेजर होता है तब से उसको इम्यूनिटी की बूस्ट लगती रहती है, डोजेस लगते रहते हैं। तो इम्यूनिटी की कमी से भी इन्फेक्शनस डिसीजेस हो सकते हैं, और इन्फेक्शनस डिसीज से डिसेबिलिटी हो सकती है। डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन को सिक्रेट करती है, और हार्मोन जो है हमारी फंक्शनिंग को अच्छा रखता है और बॉडी को अच्छा रखता है। तो अगर उसमें डिस्टर्बेंस है तो हार्मोन्स ढंग से सिक्रेट नहीं होंगे, जिसके कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है। माल न्यूट्रिशन के कारण हमको खाने से ही प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स सब कुछ मिलता है, तो खाने की अगर कमी है तो बॉडी को एसेंशियल वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जिसके कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है। हमको पता है कि विटामिन ए के कारण राइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, राइट बी के कारण हमको मेमोरी लॉस, पैरालिसिस हो सकता है। तो अगर विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स की कमी है बॉडी में तो भी डिसेबिलिटी हो सकती है। पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर। पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर मतलब जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, माँ के पेट से जब उसे निकाला जाता है, लेबर के टाइम पे अगर उसको ढंग से हैंडल नहीं करा गया डॉक्टर्स के थ्रू, या बर्थ के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी डिसेबिलिटी हो सकती है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो हमने सुने थे यूएस में, यूक्रेन में 1979 और 1986 में, तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिसेबिलिटी हो गई थी, एंड आने वाली जनरेशन में भी हम डिसेबिलिटी के केसेस को देख सकते थे। टॉक्सिक मटेरियल्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जिसमें आ जाते हैं मर्क्यूरी, लेड, इन प्रोडक्ट्स का सेवन करने से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका जो बच्चा है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और बर्थ डिफेक्ट्स भी हम देख सकते हैं जिसमें बेबीज़ को डिसेबिलिटी हो सकती है। इलनेस के कारण जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इनके कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो दीज वर द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डिसऑर्डर, जिसमें सिर्फ आपको छोटा सा बताया गया है कॉन्सेप्ट कि डिसऑर्डर क्या होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि डिसेबिलिटी में तो फिजिकल डिसेबिलिटी भी होती है और ब्रेन से रिलेटेड डिसेबिलिटी भी होती है, लेकिन डिसऑर्डर जो होता है वो मेनली ब्रेन से रिलेटेड ही होता है, और वो जो व्यक्ति है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। तो बहुत सारे टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ADHD, OCD, ODD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, OCD is obsessive compulsive disorder, ODD is operational defiant disorder, and ASD is autism spectrum disorder। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत डिटेल में हैं क्लास 12th में आपको, लेकिन इसमें सिर्फ आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि डिसऑर्डर क्या होता है। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल एक्टिविटीज, एंड अडैप्टिव का मतलब है अडैप्ट करना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा मतलब है अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन का, कि इस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना, स्पोर्ट्स प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन करना ताकि ये जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ऑल राइट, जैसे नॉर्मल बच्चा तो फुटबॉल खेल सकता है, बास्केटबॉल खेल सकता है, लेकिन अगर किसी पर्सन का पैर खराब है या हाथ खराब है
तो उन लोगों को किस तरीके से इन स्पोर्ट्स को खिलाना है, यही होता है अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब जब भी आप अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे, आपको 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने हैं। पहला, ट्रेनिंग। अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन में इस तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरीके से स्पोर्ट्स को डिज़ाइन करा जाता है ताकि ये जो बच्चे हैं, CWSN के जो बच्चे हैं, ये भी पार्टिसिपेट कर सकें। एंड दूसरा, इसमें होते हैं क्वालिफाइड फिजिकल एजुकेटर या प्रोफेशनल फिजिकल एजुकेटर। ये जो होते हैं ये मदद करते हैं इन बच्चों की ताकि ये जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। सो अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे ऑब्वियसली CWSN में हम डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स के बच्चों की बात कर रहे हैं। गोल टू मेक दीज चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स थ्रू हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसमें होते हैं, हम आगे जाके उन प्रोफेशनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोफेशनल्स की मदद से हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में शामिल कर सकते हैं। द प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कैन मीट द नीड्स ऑफ ईच डिसेबल्ड स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने बात करी कि किसी का पैर खराब हो सकता है, किसी का हाथ खराब हो सकता है, तो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना। स्टूडेंट एग्जिबिट परफॉर्मेंस एज पर देयर स्पेशलिटी। तो स्पेशलिटी का मतलब है कि किसी का पाँव खराब हो सकता है, हाथ खराब हो सकता है, सुनाई नहीं दे सकता है, दिखाई नहीं दे सकता है, तो उनके अकॉर्डिंग इन एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना। तो अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एम यही है कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो इन चिल्ड्रन को भी मिले बाय क्वालिफाइड अडैप्टेड फिजिकल एजुकेटर। ऑल राइट, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो जब हम CWSN वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जब हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है या व्हाट आर द एम्स ऑफ दिस प्रोग्राम। फर्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। सभी का विकास होना चाहिए, ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हमारा बेसिक पॉइंट है कि जो भी बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से विकास हो। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फिजिकल एजुकेशन तो ना सिर्फ फिजिकली मदद करता है बट मेंटली, इमोशनली, सोशली मदद करता है। किस तरीके से हमको अपने इमोशंस पर काबू रखना है, सोसाइटी में बिहेव करना है, मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। तो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एक एम है। दूसरा है मोटर लर्निंग। तो दोस्तों जब आप 12th में पहुंचोगे तो इस पर तो अलग से ही एक चैप्टर है, लेकिन बेसिकली मोटर लर्निंग का मतलब है हमारी बोन्स का जो डेवलपमेंट होता है एंड बोन्स की मदद से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। हमारे शरीर में स्मॉल बोन्स होती हैं, बिग बोन्स होती हैं, है ना। तो मोटर लर्निंग में भी 2 पार्ट होते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में हमारी बड़ी बड़ी बोन्स का डेवलपमेंट होता है एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट में हमारी शरीर की छोटी छोटी बोन्स का डेवलपमेंट होता है। और इन्हीं बोन्स की मदद से और इन्हीं सिस्टम्स की मदद से हम बेसिक एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कैच कर पाते हैं, डांस कर पाते हैं। तो अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन में हमको इस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना है ताकि इन बच्चों का मोटर डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फिटनेस इन CWSN। तो ये जो बच्चे होते हैं डिसेबल्ड होते हैं, किसी का हाथ खराब है, पैर खराब है, तो इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या इनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है वो थोड़ी लो होती है। तो इन प्रोग्राम की मदद से हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराते हैं तो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव हो जाती है और इनकी फिटनेस भी अच्छी हो जाती है। Next point is measurement and evaluation of disabled. So the purpose of this examination is to check whether progress is taking place or not. तो जब हम इन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स खिलवा रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि इनकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है तो किस रेट से हो रही है। तो उसका एक इवैल्यूएशन करना भी अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज करिकुलम। तो ऑब्वियसली ये जो बच्चे हैं रेगुलर बच्चों जैसे नहीं हैं, इनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, चाहे पैर खराब हो, हाथ खराब हो, है ना। तो हमको करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग ढल जाएं। करिकुलम इज़ डेवलप्ड इन व्यू ऑफ देयर कंडीशन, क्योंकि
किसी का अगर हाथ खराब है या पैर खराब है तो किसी की डिग्री को भी हमको देखना है, किस हद तक उसका हाथ काम नहीं करता है, किस लिमिट तक उसका पैर काम नहीं करता है, क्या वो थोड़ा थोड़ा काम करता है या बिल्कुल ही काम नहीं करता है। तो जब हम करिकुलम डिजाइन करेंगे अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सोशल एडजस्टमेंट। तो जब हम इन CWSN बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिलवाएंगे या ये बच्चे दूसरे बच्चों के साथ जब मिलेंगे तो उनका सोशल स्किल डेवलपमेंट भी होगा, उनको ये पता चलेगा कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, तो उनका सोशल एडजस्टमेंट भी होता है। द मेजर पार्ट इज टू टीच मोटर स्किल्स एंड टू गिव स्पेशल केयर लीडिंग टू बेटर सोशल एडजस्टमेंट वाइल टीचिंग टू इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज। तो सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है या उनकी जो सोशल स्किल्स है वो अच्छी हो जाती है। ऑल राइट। तो दोस्तों जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी तो हमने बात करी थी कि अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है। हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम इन बच्चों को अडेप्ट करवा सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, किस तरीके से हम ऐसे प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करें ताकि ये जो बच्चे हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकें। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमने बात करी थी क्वालिफाइड फिजिकल एजुकेटर की या प्रोफेशनल्स की। तो अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। Children with special needs often face problems in learning. These children may have mental retardation, speech or language impairment, physical disability, learning disability. These children need various professionals for the better upbringing and learning. तो जैसे हमने बहुत शुरुआत में चैप्टर की बात करी थी कि CWSN में भी 2 कैटेगरीज होती है, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी मतलब किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी, बॉडी से रिलेटेड, दैट इज हाथ खराब है, पैर खराब है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। एंड डिसऑर्डर का मतलब क्या है, मेंटल डिसऑर्डर, जिसकी हमने बात स्पेशल ओलंपिक्स में भी करी थी कि मेंटल डिसेबिलिटी ये होती है कि जो बच्चा है वो ठीक तरीके से सोच नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसका जो सोचना होता है और एक्शन जो होती है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होती है। तो ये सारे बच्चे किस में आते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। तो इसीलिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है इन बच्चों को, जिनके नाम होते हैं काउंसलर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। तो इन सभी के काम को हम अभी डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट इज काउंसलर। तो काउंसलर हमको पता है वो जो बच्चे के साथ बहुत क्लोजली काम करता है, बच्चे की जो नीड्स है वो शेयर करता है, बच्चों के जो व्यूज़ है वो शेयर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो माँ बाप भी होते हैं वो इन CWSN बच्चों से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते हैं या कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपनी बात शेयर करने के लिए, बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं पेरेंट्स से अपनी बात शेयर करने के लिए। तो वहाँ पे जो ये काउंसलर्स होते हैं वो एक मीडिएटर का काम करते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो मोटा मोटा ये क्या काम करते हैं, एकेडमिक गाइडेंस करते हैं कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ना चाहिए एंड पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से बच्चा सोच रहा है और उसको कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूव करा जा सकता है। कोऑर्डिनेट बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। तो जैसे कि हमने बात करी कि बोथ द पार्टीज में नॉट बी कंफर्टेबल विद ईच अदर, तो जो काउंसलर होता है वो एक मीडिएटर का काम करता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इन बच्चों को हो सकती है, हो सकता है उसको किसी तरीके की डिसेबिलिटी हो, पैर हाथ खराब हो या डिसऑर्डर हो। तो इनको क्या लगता है, एक तरीके से इनमें इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो इन सबको दूर करने का काम भी काउंसलर करता है। और जो काउंसलर है वो बहुत वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पे इनको काउंसलिंग देता है। तो काउंसलर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज अ ट्रेन्ड पर्सन। डिसेबिलिटी काउंसलिंग इन पर्टिकुलर कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल विद डिसेबिलिटीज एज वेल एज देयर पार्टनर्स एंड फैमिलीज। तो जो काउंसलर्स होते हैं ना सिर्फ इन बच्चों को काउंसलिंग देते हैं, बट जो इनके पार्टनर्स होते हैं या इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि कैसे इन बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, इनकी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, इनकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। सो काउंसलर्स आर नॉट जस्ट फॉर दीज पीपल बट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड family. CWSN children live with disability for a long span of life. Even family members too may find it difficult to come to terms with the condition of these children as well as adapting to a lifestyle that involves challenges. तो जैसा कि हमने बात करी कि ना सिर्फ इन बच्चों को मदद चाहिए इस डिसेबिलिटी से डील करने के लिए, बट इनके पेरेंट्स को, इनकी फैमिली को, इनके फ्रेंड्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करना है, इन बच्चों की कंडीशन से डील
करना है। तो ये जो बच्चे हैं इन्फीरियरिटी फील कर सकते हैं, इनको मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इन सबको हैंडल कौन करता है? हमारा काउंसलर, ताकि ये जो बच्चे हैं अपने इश्यूज को बेटर हैंडल कर सके। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो होते हैं जो इन बच्चों को, ये जो बच्चे जो किसी तरीके की डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, इनको रेगुलर एक्टिविटीज़ में मदद करना। हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ड्रेसिंग, तो इन सब में जो मदद करते हैं एंड ट्रेन करते हैं इन बच्चों को, वो होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। द रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज टू एड्रेस अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग सच एज वॉकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ड्रेसिंग इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज। तो ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, इस तरीके से इन बच्चों को ट्रेन करते हैं, मदद करते हैं इनकी डेली एक्टिविटीज़ में, ताकि जो इम्पैक्ट है इनकी डिसेबिलिटी का वो कम हो सके और ये जो बच्चे अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर सकें। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं ना सिर्फ फिजिकली इन बच्चों को ट्रेन करते हैं बट मेंटली भी इनकी मदद करते हैं। तो ये ट्रेन करते हैं उनको फिजिकल एज वेल एज ऑन मेंटल इश्यूज़। एंड जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स भी डिज़ाइन करते हैं जो इन डिसेबिलिटी वाले बच्चों को मदद कर सकते हैं रेगुलर एक्टिविटीज़ को अच्छे से करने में। अदर रोल ऑफ ओटी इज टू हेल्प डेवलप फाइन मोटर स्किल्स ऑफ CWSN। तो हम ऑलरेडी मोटर स्किल्स यानी बोन्स का जो विकास है एंड किस तरीके से बॉडी को हम यूज़ करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, दैट इज मोटर स्किल्स। तो मोटर स्किल्स में 2 पार्ट होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर में बड़ी बड़ी बोन्स का विकास होता है एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट में छोटी छोटी बोन्स का डेवलपमेंट होता है। तो किस तरीके से फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं वही ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। These can help children learn to seize and release toys and other objects। तो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना या कैच करना, ये छोटी छोटी बोन्स का काम होता है। ठीक है, जो फिंगर्स में बोन्स हैं वो छोटी छोटी हैं, है ना। तो छोटी छोटी जो बोन्स होती हैं उनका डेवलपमेंट और उनकी फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी होती है चीज़ों को पकड़ने में, कैच करने में। तो इन बच्चों की मदद उसमें कौन करता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे भी काम करता है टू इम्प्रूव स्किल्स लाइक हिटिंग अ बॉल, कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। तो हैंड आई मूवमेंट मतलब जैसे बॉल आते हुए वो बच्चा देख रहा है और हाथों को ऐसे करना है, तो दैट इज हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो उसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मदद करता है। तो मोटा माटी इसका काम क्या हो गया? रेगुलर फंक्शनिंग में मदद करना, फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज में उनको ट्रेन करता है, स्पेशल इक्विपमेंट्स डिजाइन करता है, फाइन मोटर स्किल्स में मदद करता है एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट की जब भी हम बात करते हैं हमको ऐसा याद आता है कि किसी को इंजरी हो गई है और उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए या फिर इंजर्ड बॉडी को वापस एक नॉर्मल फंक्शनिंग में लाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनका एक काम ये भी है कि जो इन बच्चों को पेन हो रहा है बॉडी में, उस पेन को कम करना, that is also the work of physiotherapist. The most important role of physiotherapist is to maximize a child's ability to move and control pain in the joints, muscles and bones and treatment of injuries. तो of course treatment of injuries तो एक काम है ही physiotherapist का, लेकिन दूसरा क्या है? reduction in pain। तो ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, आप कभी गए होंगे, आपके फ्रेंड कभी गए होंगे, तो आपको पता होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा कोई मेडिकेशन का यूज़ नहीं करते हैं। वो बॉडी को ट्विस्ट करते हैं या स्पेशल उनकी जो टेक्निक्स होती है उसको अप्लाई करते हैं बॉडी को ठीक करने के लिए। सो फिजियोथेरेपी डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ मेडिकेशन। फिजियोथेरेपिस्ट आर ट्रेन टू वैल्यूएट एंड इम्प्रूव मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ बॉडी विथ पर्टिकुलर अटेंशन टू फिजिकल मोबिलिटी, बैलेंस, पॉस्चर एंड फटीग मतलब थकावट होना, पॉस्चर मतलब हमारा बॉडी पॉस्चर एंड फिजिकल मोबिलिटी मतलब फिजिकल मूवमेंट। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो ना सिर्फ इंजर्ड बॉडी को ठीक करते हैं बट पेन को भी ठीक करते हैं, कम करते हैं, बॉडी मूवमेंट में मदद करते हैं। इसमें कोई सच मेडिकेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। The physiotherapist educates the child and teachers and parents about the physical problems caused by their disability। तो एक तरीके से जो काउंसलिंग का काम है वो तो सभी लोग कर रहे हैं, काउंसलर्स तो करते ही हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी करते हैं, क्योंकि इन बच्चों की जो कंडीशन है, इन बच्चों के जो इमोशंस हैं वो पेरेंट्स तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली हैबिचुअल नहीं हो इनकी कंडीशन से, इनके इमोशन से, तो उसको भी, इनके इमोशंस को भी उन तक पहुँचाना फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है इन बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं,
through a wide range of techniques, massages, exercises, etc. जिसकी मदद से इन बच्चों की मूवमेंट अच्छी हो सके. ऑल राइट दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन टीचर. तो एक टीचर जो होता है वो तो बहुत सारे रोल अदा करता है. वो तो काउंसलर भी होता है, वो तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होता है, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है. तो मेन जो काम होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर का वो ये होता है कि इन बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए एनकरेज करना, मोटिवेट करना. तो ये जो बच्चे होते हैं CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वो किसी तरीके की डिसेबिलिटी या किसी तरीके के डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं. तो ये बच्चे ना तो खुद में इनमें मोटिवेशन होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, ना ही इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो एनकरेज करते हैं इन बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. उनको डर रहता है कि इनको कहीं चोट ना लग जाए. तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का ये मेन मोटो होता है कि इन बच्चों को भी स्पोर्ट्स में प्रमोट करना, क्योंकि जब भी ये बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं इन बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. Due to many misconceptions, parents are apprehensive about allowing their children with special needs to participate in physical education activities. There can be reason that sedentary lifestyle of children with special needs are more at risk of developing childhood obesity. तो ये जो बच्चे होते हैं जब फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं, मोटापे का शिकार हो सकते हैं. इसलिए इन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए. Physical education teachers determine the abilities of students with special needs and the support that children may need to participate in sports and fitness activities. These children need encouragement from teachers to participate in activities. तो मेन मकसद फिजिकल एजुकेशन टीचर का यही होता है कि इन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाएं, मोटिवेट करें पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि इन बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए, एंड्योरेंस अच्छा हो जाए. हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अभी हमने बात करी कि जैसे क्रिकेट होता है, बॉल आ रही है, आंखों ने देखा कि बॉल आ रही है एंड हैंड जो है वो मूवमेंट करता है बॉल को मारने की, तो दैट इज हैंड आई मूवमेंट. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बॉडी कितनी लचीली है, फ्लेक्सिबल है, एंड एंड्योरेंस का मतलब होता है स्टैमिना. तो इन सभी चीज़ों को स्पोर्ट्स डेवलप करता है एंड स्पोर्ट्स टीचर का एक काम होता है इन बच्चों को उसकी तरफ एनकरेज करना, ताकि इन बच्चों की जो मोटर स्किल्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाए. मोटर स्किल्स क्या है? बोन्स एंड मूवमेंट्स जो हैं इनकी वो अच्छे से डेवलप हो जाए. एंड ये जो बच्चे हैं उनमें एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन कम हो, या ये जो चीज़ें हैं इन बच्चों में कभी नहीं आए, एंड इन बच्चों का जो सोशल स्किल्स और कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाए. सोशल स्किल्स मतलब दूसरे बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, एंड कॉन्फिडेंस का मतलब तो आप जानते हैं. दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है स्पीच थेरेपिस्ट. स्पीच का मतलब है बोलना, कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना. तो ऐसे बच्चे जो ठीक तरीके से बोल नहीं पाते, या तो बिल्कुल ही नहीं बोल पाते, या रुक रुक के बोलते हैं, फ्लुएंट नहीं होते हैं, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है. स्पीच थेरेपिस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स. तो स्पीच थेरेपिस्ट किस तरीके से मदद करते हैं इन बच्चों की? रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस के थ्रू, प्लेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू इन बच्चों की मदद करते हैं, या इन बच्चों को हेल्प करते हैं बोलने में. ठीक है. स्पीच थेरेपिस्ट यूज प्ले और बुक टू अराउज कम्युनिकेशन एंड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स. स्पीच थेरेपी हेल्प्स चिल्ड्रन with special needs to gain the ability to converse through speech and might use repetitive exercises and training as well as devices for speech therapy. तो यहाँ पे दिया गया है कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, वर्ड्स को बोलने में तकलीफ होती हो, या बोल तो लेते हैं लेकिन फ्लुएंसी में नहीं बोल पाते, अपने इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब वो एक्सप्रेस करते हैं तब उनको परेशानी होती हो, और स्पीच डिसऑर्डर्स या तो उनको बर्थ से होते हैं या फिर लाइफ के किसी स्टेज पर डेवलप हो जाते हैं. तो स्पीच डिसऑर्डर्स में कौन मदद करता है इन बच्चों की? स्पीच थेरेपिस्ट. दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक है स्पेशल एजुकेटर. स्पेशल एजुकेटर कौन होते हैं? जो CWSN बच्चों से डील करते हैं, पर्टिकुलरली उन बच्चों से जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये एक माइंड डिसऑर्डर होता है. जैसे जो रेगुलर बच्चा होता है वो रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग दे सकता है, लेकिन जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं वो ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, रीज़न नहीं दे पाते, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस तो कम होता ही होता है, लेकिन उनमें एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है. सो स्पेशल एजुकेटर डील्स विद चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. द चिल्ड्रन में फेस प्रॉब्लम्स इन ऑरल एक्सप्रेशन, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, कैलकुलेशन.
दीज चिल्ड्रन में हैव पुअर मेमोरी, इनकी जो मेमोरी है वो पुअर हो जाती है, इनको कुछ याद नहीं रहता, या फिर ये चीज़ों को बहुत ही कम टाइम के लिए टॉलरेट कर पाते हैं, इनका टॉलरेंस लेवल बहुत ही कम होता है, या इनमें फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर? प्रोवाइड्स ओरल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स विथ रीडिंग डिसेबिलिटीज. जिनको पढ़ने में तकलीफ होती है उनको ओरली इंस्ट्रक्शंस देना, रेगुलर इवैल्यूएशन करना इन बच्चों का कि इनकी ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो क्या स्टेप्स लेना चाहिए, एंड इनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराता है, क्योंकि इन बच्चों का जो टॉलरेंस लेवल होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने का जो लेवल होता है इनका बहुत ही कम होता है, लो होता है. तो ये लंबी लंबी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो स्पेशल एजुकेटर का ये भी काम होता है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को बनाना और इन बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करवाना. एनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग एज स्टूडेंट्स ऑफ वेराइंग एबिलिटीज़ लाइक टू वर्क टुगेदर इन स्पेशल प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात भी हो रही है कि अलग अलग बच्चों को साथ में लाना, साथ में सिखाना, ताकि इनकी स्किल्स भी डेवलप हो एंड ये बच्चे अच्छा भी महसूस करें. वर्किंग इंटीमेटली विद फैमिलीज टू अचीव द बेस्ट आउटकम. तो हर किसी, या चाहे वो एजुकेटर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, स्पेशल एजुकेटर हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, इनका ये भी काम होता है कि इन बच्चों की फैमिलीज, फ्रेंड्स के साथ भी क्लोजली काम करें ताकि इन बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके. एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है.